हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अपेक्स क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं शीतल शर्मा, आपकी हिस्ट्री एजुकेटर। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का 4th लेसन, मुस्लिम आक्रमण, उद्देश्य और उसके प्रभाव। आज है इस लेसन का लास्ट टॉपिक हमारे पास में, शिवाजी की धार्मिक नीति। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि शिवाजी की धार्मिक नीति को समझाइए। तो शिवाजी की धार्मिक नीति में कुछ एक पॉइंट अपन याद करेंगे जो अच्छे से याद करना है आपको। सबसे पहला हम याद रखेंगे कि शिवाजी जो थे वो ब्राह्मण विद्वानों के लिए, ठीक है ना, जो ब्राह्मण विद्वान थे उन ब्राह्मण विद्वानों के लिए उन्होंने अलग से धन की व्यवस्था की थी, उनको संरक्षण देने के लिए, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ब्राह्मण विद्वानों को संरक्षण देने के लिए अलग से धन की व्यवस्था की। ठीक है। दूसरी जो उनकी धार्मिक नीति है वो आपको याद रखनी है कि उनके सेना में कुछ मुस्लिम सैनिक भी थे, तो उन मुस्लिम सैनिकों को वो पूरी स्वतंत्रता देते थे। नमाज अदा करने के लिए भी उनको पूरा टाइम दिया जाता था, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों होने के बाद भी, दोनों सैनिक होने के बाद भी वे मुसलमानों को पूरी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता और आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। तो मुस्लिम सैनिकों को धार्मिक स्वतंत्रता यानी नमाज वगैरह अदा करने की उनको पूरी स्वतंत्रता थी। और जिस प्रकार हिंदू ब्राह्मणों के लिए, हिंदू सैनिकों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करते थे, वैसे ही वे मुस्लिम सैनिकों को भी आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। धार्मिक स्वतंत्रता व आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। तीसरा पॉइंट है कि युद्ध के दौरान यदि किसी सैनिक को कुरान मिल जाती थी तो वे अपने मुस्लिम सैनिकों को पढ़ने के लिए दे देते थे। युद्ध के दौरान कुरान मिलने पर मुस्लिम सैनिकों को पढ़ने के लिए दी जाती थी। मुस्लिम सैनिकों को पढ़ने के लिए दे दी जाती थी। इसके अलावा स्त्रियों के प्रति उनकी सम्मानजनक भावना थी। युद्ध में स्त्रियों को जब बंदी बनाकर उनके सामने लाया गया तो उन्होंने ससम्मान उनको वापस शाही शिविर में भेज दिया था। तो स्त्रियों के प्रति सम्मानजनक भावना थी उनकी। इसके अलावा कैलोशी के बाबा याकूत के लिए उन्होंने आश्रम बनाया। कैलोशी के बाबा याकूत के लिए आश्रम बनवाया। ठीक है ना। ये सारी धार्मिक नीति मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है, आप बहुत अच्छे से याद करोगे इसको, ठीक है ना। इसके अलावा धर्म के आधार पर सैनिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, ठीक है ना। धर्म के आधार पर सैनिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। मतलब काफी बड़ी अगर कोई सेना भी जा रही है तो उसका नेतृत्व भी मुस्लिम सैनिकों को सौंप देते थे, ठीक है ना। तो कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू को ही सौंपे, मुसलमानों को भी जिम्मेदारीपूर्ण कार्य दिए जाते थे।
ओके, तो ये 5 से 6 पॉइंट है जो आपको शिवाजी की धार्मिक नीति के अंदर आपको याद करने हैं। नेक्स्ट जो आता है आपके हिंद स्वराज या हिंदू स्वराज। तो हिंदू स्वराज के अंदर भी हम ये कैसे कह सकते हैं कि शिवाजी ने हिंदू स्वराज का पक्ष लिया, हिंदू स्वराज की वो स्थापना करना चाहते थे। तो इसके पक्ष में तर्क आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके पक्ष में जो तर्क है, हिंदू स्वराज के पक्ष में तर्क, ठीक है ना, ये पक्ष में तर्क आपको याद करने हैं। 2 से 3 पॉइंट हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो हिंदू पक्ष के तर्क में सबसे पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है वो है कि उन्होंने भारत में स्वराज की स्थापना करना चाहते थे और इसके लिए हिंदवी स्वराज्य, क्या है, हिंदवी स्वराज्य जो उनकी अवधारणा थी, हिंदवी स्वराज्य के आधार पर, केवल दक्षिण भारत में नहीं संपूर्ण भारत पर, ठीक है ना, हिंदवी स्वराज्य के आधार पर संपूर्ण भारत में, ठीक है ना, संपूर्ण भारत में, केवल दक्षिण भारत की बात नहीं हो रही है, संपूर्ण भारत में हिंद स्वराज की स्थापना पर बल दिया। हिंदवी स्वराज्य के आधार पर संपूर्ण भारत में हिंद स्वराज्य की स्थापना पर बल दिया, जिसमें पता चलता है कि वह केवल भारत के दक्षिणी भाग में नहीं, संपूर्ण भारत में हिंदू स्वराज्य की, हिंदुओं के शासन की बात पर बल देते थे। नेक्स्ट जो है वो आपको ध्यान रखना है कि शिवाजी के द्वारा 2 कर लिए जाते थे बाहरी राज्यों से सुरक्षा के लिए, पड़ोसी राज्यों से जो लिए जाते थे। तो शिवाजी द्वारा जो 2 कर लिए जाते थे, शिवाजी द्वारा चौथ व सरदेशमुखी, 2 ही कर थे। शिवाजी द्वारा चौथ व सरदेशमुखी कर की वसूली करना, कर की वसूली करना भी इसका समर्थन करती है। समर्थन कैसे करती है कि वे चौथ और सरदेशमुखी किस लिए लिए जाते थे, पड़ोसी राज्यों से सुरक्षा करने के लिए, कि मुगलों के जहां आक्रमण हो रहे हैं उन वहां पर सुरक्षा देने का कार्य कौन करेंगे, मराठा करेंगे। ये देखो जो चौथ है ये आपको ध्यान रखना है, चौथ जो होता था ये 1/10 भाग लिया जाता था और सरदेशमुखी जो होता था वो 1/4 भाग होता था चौथ, और 1/10 भाग जो लिया जाता था वह था सरदेशमुखी का। ओके, ये दोनों जो कर थे ये मुगल से या बाहरी आक्रमण से रक्षा करने के लिए अपने पड़ोसी राज्यों के साथ लिया जाता था और उनकी सुरक्षा का दायित्व जो होता था वो मराठों के पास में आ जाता था। ओके, तीसरा जो तर्क दिया जाता है इसमें क्या है कि शिवाजी जो हैं वह आगरा भी गए थे। शिवाजी का जो आगरा जाने का उद्देश्य था, शिवाजी के आगरा जाने का उद्देश्य, आगरा में किसका शासन था, मुगल साम्राज्य का। तो मतलब यह है कि वे उत्तर भारत में भी जाकर उस वहां की परिस्थितियों को जांचने के लिए वहां पर गए थे कि किस प्रकार यहाँ पर मुगलों के आधिपत्य को समाप्त किया जा सकता है। यानी ये इस बात का पूरा साबित करता है इस चीज को कि वो केवल दक्षिण भारत में नहीं, उत्तर भारत में, संपूर्ण भारत में हिंदू स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे, हिंदू शासन स्थापित करना चाहते थे। तो शिवाजी के आगरा जाने का उद्देश्य, शिवाजी के आगरा जाने का उद्देश्य उत्तर भारत की परिस्थितियों को देखना था, ठीक है ना, जहां पर अभी किसका शासन था, मुगलों का शासन था, और वहां पर वो किस प्रकार हिंदुओं के शासन स्थापित कर सके, इसलिए वो गए थे आगरा। नेक्स्ट और लास्ट में जो आपको ध्यान रखना है कि मुगलों से जब वो युद्ध करते थे, संघर्ष करते थे, उस समय शिवाजी जो थे, मुगलों में जो राजपूत सैनिक थे
ठीक है ना। मुगलों में काफी राजपूत सैनिक भी थे, तो जब वे मुगलों से संघर्ष करते थे उस समय राजपूत सैनिकों के साथ में हमेशा मेलजोल की नीति अपनाने की भावना रखते थे। ऐसे नहीं है कि खुद ब्राह्मण राजपूत है, हिंदू है तो दूसरे हिंदू को मारे, जहां तक संभव हो वो उसे मेलजोल बनाने की नीति अपनाते थे। जब वो नहीं मानते थे तब वो एक दूसरे विपक्षी के तौर पर युद्ध लड़ते थे, ठीक है ना। तो मुगलों के साथ युद्ध करते समय, मुगलों के साथ युद्ध करते समय जैसा कि हमने देखा जसवंत सिंह के साथ में उनके हमेशा मेलजोल की नीति थी। मतलब जसवंत सिंह जो थे वो मुगलों के भी मित्र बने हुए थे और मराठों के भी मित्र बने हुए थे, ठीक है ना। तो मुगलों के साथ युद्ध करते समय वे राजपूत सैनिकों के साथ मेलजोल की नीति अपनाते थे। ओके, तो ये चार बातें हैं जिससे स्पष्ट होता है कि शिवाजी जो थे वे संपूर्ण भारत में हिंदू शासन की स्थापना करना चाहते थे। ओके, तो यहां पर हमारा शिवाजी कंप्लीट हो गया है। अब शिवाजी के जो उत्तराधिकारी थे वह योग्य नहीं थे, ठीक है ना। शिवाजी के उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे। शिवाजी का पुत्र जो था वह कौन था? संभाजी, ठीक है। संभाजी मुगल दरबार में चला गया था। संभाजी के बाद में शासक कौन बना? शिवाजी का पोता साहू जी। अब साहू जी जिस समय बने उस समय भी सारी व्यवस्था जो थी वो अस्त व्यस्त चल रही थी। इसमें क्या हुआ, साहू जी के द्वारा ही शासन की समस्त शक्तियां जो वो किसको सौंप दी गई थी? पेशवाओं को सौंप दी गई थी। पेशवा कौन होते थे? मराठा शासन के दौरान जो प्रधानमंत्री का पद था वो पेशवा कहलाते थे, ठीक है ना। जो शासक को, मराठा शासक को उनके कार्यों में सहयोग देने का कार्य करते थे, जो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त थे, उस प्रधानमंत्री को ही क्या पद दिया गया था? पेशवा कहा जाता था, ठीक है ना। तो साहू जी के बाद में जो पहले शासक के पास सारी शक्तियां होती थी, साहू जी ने अपनी शक्तियां किसको सौंप दी? पेशवा को। और धीरे धीरे शासक का पद तो लुप्त होता गया और पेशवा जो थे, मराठा जो सरदार थे, वही मराठा शक्ति का प्रमुख केंद्र बन गए थे। यानी पेशवा के बाद में, इस पेशवा के बाद में नीचे धीरे धीरे उनके जो पुत्र होते थे वह निरंतर मतलब कह सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी उन पेशवाओं ने अपना शासन स्थापित कर लिया। जो मराठा शासक थे उनका साम्राज्य लगभग नहीं के बराबर हो गया था, ठीक है ना। तो पेशवा में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला जो पेशवा था वह कौन था? जो कि साहू जी के काल में था, वह था बालाजी विश्वनाथ। कौन था? बालाजी विश्वनाथ। दो ही पेशवा अपन इस लेसन में पढ़ेंगे, बाकी का अपन जो नेक्स्ट लेसन है जिसमें अपने आंग्ल मराठा संघर्ष वगैरह है उसमें आएंगे सारे। तो बालाजी विश्वनाथ जो थे वो प्रथम पेशवा थे जिन्होंने सत्ता अपने हाथों में ली थी। अब यहां पर क्या है कि बालाजी पेशवाओं का मराठों के साथ में, निजामों के साथ में जो संबंध है वह अच्छे नहीं है। अब यहाँ पर पहली जो आपको संधि याद करनी है शिवाजी के बाद की, यानी साहू जी के बाद, जिसमें पेशवाओं के पास में शक्ति आ जाती है। तो मराठा शासक कौन है? साहू जो है वह, उस साहू के साथ में संधि होगी 1719 ईस्वी की। किसके साथ में ये संधि होगी ये आपको ध्यान रखना है कि मुगल दरबार जो है वह चारों तरफ से अस्त व्यस्त चल रहा है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो चुकी है। उत्तराधिकार संघर्ष में मुअज्जम है, अन्य जो उसके पुत्र हैं उन चारों में संघर्ष की स्थिति चल रही है। ऐसे में संपूर्ण मुगल दरबार जो है वो दो सैयद बंधुओं के हाथों में आ जाता है। और वो दो सैयद अली बंधु जो हैं, ठीक है ना, वो जो दो सैयद अली बंधु जो हैं उनके षड्यंत्र की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि सारी मुगल सत्ता उनके हाथों में आ जाती है। वो दो सैयद बंधु जो है वो कौन है? अब्दुल्ला खां है और हुसैन कुली खां है। ये हमको नहीं लिखना है, कहीं याद आएगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि वो दोनों क्या करते हैं, मुगल दरबार में नया शासक किसे नियुक्त करते हैं? फर्रुख सियार को नियुक्त कर देते हैं। मुगल शासक किसे बना देते हैं? फर्रुख सियार को शासक बनता है। फर्रुख सियार को शासक बनाने वाला फर्रुख सियार क्या करता है? उन दोनों सैयद बंधुओं के खिलाफ ही संघर्ष करना शुरू कर देता है, षड्यंत्र रचाना शुरू कर देता है। अब जब सैयद बंधुओं का दूसरा एक भाई है जो उसका मित्र है, जो दक्षिण में एक मीर बख्शी के पद पर है, ठीक है ना, दक्षिण में मीर बख्शी के पद पर है, जिसका नाम है हुसैन अली। मीर बख्शी कौन है? हुसैन अली जो है, देखो दो सैयद बंधु, सॉरी सैयद बंधु में से एक बंधु जो है, दो सैयद बंधु कौन है? सैयद बंधु कौन है? दो। पहला नाम है अब्दुल्ला खान, अब्दुल्ला खान, और दूसरा है हुसैन।
कुली खान। ये दोनों शासक किसे बना रहे हैं? फर्रुखसियार को। फर्रुखसियार जो इनके षड्यंत्र खिलाफ षड्यंत्र रचेगा तो हुसैन कुली खान क्या करेगा? फर्रुखसियार के खिलाफ, उसको शासक तो बना दिया है, तो हुसैन अली को, सॉरी हुसैन कुली नहीं है, हुसैन अली है, हुसैन अली के खिलाफ क्या करता है? हुसैन अली जो है वह मराठा शासक शाहू के साथ में एक संधि करता है। ये संधि किसके बीच होगी? इन दोनों के बीच है, हुसैन अली खां और शाहू के बीच में। किसके विरुद्ध होगी? फर्रुखसियार के विरुद्ध होगी। इसमें क्या होगा? इसमें इन दोनों के बीच में संधि की प्रमुख शर्तें जो है वो आपको याद रखनी। 1719 की जो मराठा और सेठ बंधु के बीच संधि हुई है, पहली संधि की शर्त क्या है कि मुगलों द्वारा शाहू के प्रदेश लौटा दिए गए, जो क्षेत्र मुगलों के द्वारा ले लिए गए थे, क्योंकि मुगल दरबार अभी इन दोनों के हाथों में है, तो मुगलों के अधीन जो शाहू के संघर्ष के दौरान जो प्रदेश थे, इस संधि के तहत आपको लौटा दिए जाएंगे, लौटा देते हैं हम, और आप जो है वो हमारे साथ मिलकर फर्रुखसियार के खिलाफ संघर्ष में शामिल होंगे। ठीक है। दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त यह है कि खानदेश, बरार, गोंडवाना, हैदराबाद और कर्नाटक पर मराठों का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। अभी तक ये किसके दरबार में थे? मुगल दरबार के अधिकार में थे, लेकिन शाहू से संधि करने के बाद भी इन क्षेत्रों पर हम आपका अधिकार स्वीकार कर लेंगे। तीसरी जो शर्त थी कि मराठों को चौथ और सरदेश मुखी की वसूली की अनुमति दी गई। कहां पर? दक्षिण भारत में। ये ध्यान रखने आपको, कहां पर अनुमति दी गई थी इनको? दक्षिण भारत में, कि भाई आप दक्षिण भारत से इन दोनों करों की वसूली कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस वसूली के बदले में 15,000 जो मराठा सैनिक होंगे, ठीक है ना, 15,000 मराठा सैनिक जो है वह किसके दरबार में रहेंगे? मुगल दरबार के पास में रहेंगे। 15,000 मराठा सैनिक कहां पर रहेंगे? मुगल दरबार में रहेंगे। आप चौथ वसूली तो कर सकते हो, इसके बदले में हमें क्या दोगे? 15,000 मराठा सैनिक दोगे, जो कि मुगलों की सेना में शामिल होंगे। चौथे आपको ध्यान रखनी है कि शाहू की माता यसुबाई जो थी और पत्नी, जो कि अभी तक मुगल दरबार में बंदी बनाए गए थे, उन दोनों को यहां से रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया। ओके। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखनी है, मुंशी शिवगांव की संधि। नेक्स्ट कौन संधि याद रखोगे? मुंशी शिवगांव की संधि याद रखोगे। ये संधि जो है वह कब होगी? 1728 ईस्वी में। कब होगी? 1728 ईस्वी में कौन सी संधि होगी? मुंशी शिवगांव की संधि। अब मुंशी शिवगांव की संधि में मेन चीज जो आपको याद करनी है वो क्या याद करोगे कि यहां पर ये संधि किस किस के बीच में होगी? पेशवा के बीच में, और दूसरी तरफ आ जाएंगे निजाम के बीच में। ठीक है ना। पेशवा की सेना जो है, पेशवा जो है वह किसे पराजित कर देगा? निजाम की सेनाओं को पराजित कर देगा। पेशवा वर्सेस निजाम है, निजाम की सेनाओं को पराजित कर देगा और निजाम के साथ में पेशवा संधि करेगा, जिस संधि का नाम है मुंशी शिवगांव की संधि 1728 ईस्वी में। पहली शर्त क्या है संधि के तहत कि निजाम ने संभाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी छोड़ दी। संभाजी की सुरक्षा किसके पास से? भी निजाम के पास थी। संभाजी जो है पेशवा के खिलाफ है, क्योंकि वो मुगलों के पास चला गया, तो यहाँ पर निजाम ने जो संभाजी की सुरक्षा जो थी उसकी जिम्मेदारी छोड़ दी। दूसरा, छीने गए मराठा प्रदेश और जो मराठा कैदी थे उसके पास में, उनको छोड़ देने का निर्णय लिया गया। ठीक है ना, क्योंकि पेशवा के पक्ष में ये युद्ध रहा, इसलिए सारी संधि की शर्तें भी किसके पक्ष में रहेगी? पेशवा के पक्ष में रहेगी। तीसरा, 1719 की संधि जो भी हमने पढ़ी थी, ठीक है ना, उस 19 संधि के अनुसार शाहू के चौथ और सरदेश मुखी कर की वसूली के अधिकार को मान लिया गया, क्योंकि संधि की अवहेलना करनी शुरू कर दी गई थी। ठीक है ना, अवहेलना करने के कारण ही ये युद्ध हुआ था। और फिर जब इस संधि में वापस निजाम हार गए तो शाहू को वापस दक्षिण भारत में चौथ और सरदेश मुखी का कर लेने की, वसूली करने का अधिकार दे दिया गया। नेक्स्ट आपको याद रखनी है लास्ट संधि, दोराहा सराय की संधि। यहां पर आपको ध्यान रखनी है कि दोराहा सराय की संधि जो है वह कब होगी? 1738 ईस्वी में। सॉरी, यहाँ गलत लिखा हुआ है, 1738 ईस्वी में इस संधि होगी। ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान रखना है कि पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो चुकी है। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो चुकी है और अब नया पेशवा कौन बना है? इसका पुत्र बाजीराव प्रथम। ठीक है ना। तो बाजीराव प्रथम के द्वारा ये संधि होगी दोराहा सराय की संधि। ये सारी संधि यही है कि इनकी जो ऊपर वाली जो संधि की गई है उनके खिलाफ क्या है? संघर्ष चल रहा है, उन पर
अमल नहीं किया जा रहा था, इसलिए संघर्ष हो रहा है। तो बाजीराव प्रथम के द्वारा ये संधि होगी। इसमें क्या होगा कि मालवा और नर्मदा से लेकर चंबल तक के प्रदेश को बाजीराव के आधिपत्य में छोड़ दिया जाएगा, यानी मालवा नर्मदा का क्षेत्र छोड़ दिया जाएगा। उस पर अधिकार किसका हो जाएगा? बाजीराव प्रथम का इस पर अधिकार हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर पूरी चीजें जो है, पूरी शक्तियां जो किसके पास में आएगी? धीरे धीरे मराठा शासक जो थे वो पद किसने ले लिया? मराठा पेशवाओं ने ले लिया। इसके अलावा भी काफी सारे पेशवा हैं जो कि आप नेक्स्ट लेसन में जो आप आंग्ल मराठा संघर्ष पढ़ेंगे उसमें सारे पेशवाओं की भूमिका को आप पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है लेसन 4 का सारे टॉपिक्स जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करती हूँ आपको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो सेशन को आप अपने फ्रेंड्स में, अपने परिचितों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो का, इन क्लासेस का फायदा उठा सके। ओके, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।